हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 11th होम साइंस सब्जेक्ट यानी गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 11 है आपका स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कल्याण। इससे पहले के सारे चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जो क्लास 11th ईएसपी नाम से है। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी एग्जाम से संबंधित, और हमारे चैनल के जितने भी वीडियो आते हैं उनके सारे लिंक भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो अपडेट रहने के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट हमारी जरूर विजिट करें जो eklavyastudypoint.com नाम से है। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही लेक्चर के जो पीडीएफ नोट्स है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो भारत में स्वास्थ्य परिदृश्य, ठीक है, तो भारत में स्वास्थ्य अगर परिदृश्य देखें तो कैसा रहा है। तो प्रारंभिक स्थिति की बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में भारत में आप देखेंगे मृत्यु दर का जो प्रमुख कारण था वो था संक्रमक और संचारी रोग। ये जो इंपॉर्टेंट बीमारियां थी भारत के अंदर बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण आप देखेंगे भारत की मृत्यु दर जो थी वो ज्यादा थी। मेन कारण क्या था भाई, हमारे यहाँ जो है जो चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, लोगों में ज्ञान की कमी थी, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैली, जिनमें आप देखेंगे मलेरिया हो गया, क्षय रोग हो गया, चेचक हो गया, हैजा हो गया, पोलियो हो गया। तो ये जो बीमारियां थी अधिक तौर पर आपको भारत में देखने को मिलती हैं स्वतंत्रता के बाद। तो इन रोगों के कारण क्या थे भाई, अस्वच्छ वातावरण यानी वातावरण स्वच्छ नहीं था, जो स्वच्छ जल और भोजन की कमी थी उस टाइम, अशिक्षा थी, खराब स्वास्थ्य सेवाएं थी। तो इन सब के कारण आप देखेंगे भारत के अंदर प्रारंभिक अवस्था में जब भारत आजाद हुआ तो ये जो बीमारियां थी बहुत ज्यादा फैली। वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो वर्तमान समय में भारत के स्वास्थ्य की स्थिति असंक्रामक रोगों के कारण अधिक प्रभावी हो रही है। अब मृत्यु और बीमारियों के कारण जो है वो अलग हो गए हैं, जैसे मधुमेह हो गया, हृदय रोग हो गया, मोटापा हो गया, कैंसर हो गया, उक्त रक्तचाप हो गया। तो यानी अब देखेंगे अब असंक्रामक रोग जो है भारत में वो ज्यादा देखने को मिलेंगे जो बीमारियां फैला रहे हैं। ठीक है, इन रोगों के बढ़ने के पीछे के मुख्य कारण क्या है, तो देखिए असंतुलित खान पान जो है इन बीमारियों को बढ़ा रहा है। जो शारीरिक श्रम की कमी है, यानी लोग अब शारीरिक श्रम नहीं करते, उसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। तनावपूर्ण जीवन शैली, यानी आज लोग तनाव में जीवन व्यतीत करते हैं, उसके कारण भी ये बीमारियां जो है ज्यादा आपको देखने को मिलती है। प्रदूषण और अस्वस्थकर वातावरण, तो प्रदूषण भी जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन बीमारियों के फैलने का कारण। तो आज के टाइम में आप देखेंगे जो जो असंक्रामक रोग हैं वो भारत में बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, और जिनके कारण ये चीजें हैं। वैश्विक पहल की बात करें तो लोगों के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक वैश्विक कार्य नीति सुझाई, जिसमें ध्यान दिया गया कि संतुलित आहार लेना चाहिए, नियमित व्यायाम व्यायाम और शारीरिक श्रम करना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, असंक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। तो डब्ल्यूटीओ ने ये कुछ बातें कही हैं, इस पे ध्यान आकर्षित किया है लोगों का कि ये चीजें करनी बहुत जरूरी है, नहीं तो बीमारियों से नहीं बचा जा सकेगा। स्वास्थ्य और विकास का संबंध अगर देखें तो स्वास्थ्य केवल व्यक्ति की स्थिति नहीं बल्कि किसी देश के विकास का दर्पण होती है। अगर देश की जनता अस्वस्थ होगी तो क्या होगा, उत्पादकता जो है वो घटेगी, यानी देश के अंदर प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाएगा, आर्थिक प्रगति रुक जाएगी। इससे कि भाई जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो आर्थिक प्रगति हो ही नहीं सकती है, और विकास की गति धीमी हो जाएगी, और जब आर्थिक प्रगति नहीं होगी तो भारत का विकास या किसी भी देश का विकास हो ही नहीं सकता। इसलिए स्वस्थ अगर देश नहीं है, देश की जनता अगर स्वस्थ नहीं है, तो उस देश का आर्थिक विकास भी नहीं हो सकता। तो इसलिए किसी भी देश के विकास के लिए स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। इसलिए स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे हर देश की आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो किसी भी देश की अगर आप आर्थिक नीति, सामाजिक नीति देखेंगे या मानव विकास की जब बात करेंगे तो उसमें स्वास्थ्य जो होता है वो सबसे पहले होता है। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण देश पर बोझ, तो देखिए जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो हमेशा एक देश पर अतिरिक्त बोझ डालती ही डालती हैं। तो स्वस्थ जनसंख्या किसी भी देश की प्रगति का जो है वो आधार होती हैं। जब बीमारियां बढ़ती हैं तो उनका प्रभाव व्यक्ति, परिवार और पूरे राष्ट्र की जो है वो अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ठीक है, यानी एक बीमार व्यक्ति है किसी देश में, ज्यादा अगर बीमार व्यक्तियों की संख्या है तो उसका असर आप देश की अर्थव्यवस्था पर देखेंगे ही देखेंगे। कैसे,
स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च बढ़ जाता है, यानी सरकार को अस्पताल, दवाएं, डॉक्टर, उपकरण उपलब्ध कराने में भारी धनराशि जो है वो खर्च करनी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य बजट जो था वो काफी बढ़ गया था भारत सरकार का। आर्थिक सहायता की आवश्यकता, बीमार व्यक्ति की कार्य क्षमता घटने से उसकी आय रुक जाती है, जिससे सरकार को सहायक योजनाएं चलानी पड़ती हैं। यानी एक व्यक्ति बीमार है तो भाई उसकी आर्थिक जो अ, चीज होती है, यानी जो आर्थिक आय होती है वो रुक जाती है, तो उसके बाद उसका खर्चा भी किसको चलाना पड़ता है? सरकार को चलाना पड़ता है। उपचार सुविधाओं का विस्तार, अस्पताल, मोबाइल क्लिनिक, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण में राष्ट्रीय बजट का जो एक बड़ा हिस्सा है वो खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा भाई? स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें भी क्या होगा? खर्च ज्यादा होता है। उत्पादकता में कमी, अस्वस्थ व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाता, जिससे उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र की जो उत्पादकता है वो घट जाती है, और इसके कारण क्या होगा भाई? देश का जो आर्थिक विकास है वो भी रुकेगा। सरकार पर आर्थिक दबाव बनता है, यानी पुनर्वास हो गया, प्रशिक्षण हो गया, उपचार कार्यक्रम से सरकार का नियंत्रण जो है निरंतर आप देखेंगे आर्थिक भार जो है वो बढ़ता रहता है। यानी गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों करनी पड़ती है, जहां पर बीमारियां ज्यादा है वहां पर पुनर्वास करवाना पड़ता है, ठीक है ना। प्रशिक्षित डॉक्टरों को वहां पर भेजना पड़ता है, प्रशिक्षण बढ़ाना पड़ता है, उपचार कार्यक्रम चलाने पड़ते हैं, जन जागरूकता अभियान चलाने पड़ते हैं। तो इससे भी देखेंगे भारत का जो है आर्थिक बोझ जो है वो बढ़ता है। जीवन शैली से संबंधित रोग कौन कौन से हैं? तो देखिए, जब व्यक्ति अनियमित जीवन शैली, गलत खान पान और कम शारीरिक गतिविधि अपनाता है तो शरीर में कई दीर्घकालीन बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हें ही हम जीवन शैली से संबंधित रोग कहते हैं। यानी अगर आप अच्छा जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं, जीवन शैली सही से नहीं जी रहे हैं, नियमित व्यायाम और खान पान जो है वो सही नहीं रख रहे हैं, तो आपको बीमारियां होंगी ही होंगी। तो मुख्य कारण क्या है? तो जंक फूड और असंतुलित आहार का सेवन जो है वो बीमारियों का कारण है। व्यायाम और शारीरिक श्रम की कमी बीमारियों का कारण है। ठीक है, तनावपूर्ण जीवन और मानसिक दबाव होता है, तो इनसे भी आप देखेंगे बीमारियां फैलती हैं। देर रात जगना, नींद की कमी भी बीमारी के कारण बनते हैं। गलत आदतें जैसे धूम्रपान, शराब और नशीले पदार्थों का सेवन भी क्या करता है? बीमारी का कारण बनता है। तो ये जो गलत जीवन शैली है वो हमारे शरीर पर जो है वो प्रभाव डालती हैं और हमारे स्वास्थ्य को जो है वो खराब करती हैं। मुख्य रोग कौन कौन से हैं? तो देखिए, आज के आप देखेंगे ये जो मुख्य रोग कॉमन आपको हर एक व्यक्ति के अंदर दिखाई देते हैं, कोई ना कोई जो रहता ही रहता है। जैसे मधुमेह हो गया, शरीर में इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, कॉमन बीमारी है आज के टाइम में। उच्च रक्तचाप, रक्तचाप सामान्य सीमा से आप देखेंगे अधिक हो जाता है। हृदय रोग, हृदय की रक्त आपूर्ति प्रभावित होती है, हार्ट अटैक की संभावना है वो ज़्यादा बढ़ी है आज के टाइम में। थायराइड, हार्मोन असंतुलन से शरीर की वृद्धि और चयापचय जो प्रभावित होता है। अम्ल पित्त, गलत खान पान से पेट में एसिड की अधिकता आपको देखने को मिलती है। कैंसर, शरीर की कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है। अस्थमा, श्वसन मार्ग में सूजन और सांस लेने में कठिनाई। मोटापा, शरीर में चर्बी की अधिकता असंतुलित आहार से निष्क्रियता के कारण होती है। कमर और गर्दन दर्द, गलत बैठने की मुद्रा और मोबाइल कंप्यूटर के अत्यधिक उपयोग से आप देखेंगे बीमारियां होती हैं। तो आज के टाइम में ये जो बीमारियां हैं वो कॉमन है। तो इनका मेन कारण क्या है? कि एक अच्छी जीवन शैली का ना जीना व्यक्ति के द्वारा। तो ये जो बीमारियां हैं वो होती ही होती हैं। स्वस्थ व्यक्ति कौन है? तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ केवल रोग या दुर्बलता का अभाव नहीं, बल्कि यह पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समृद्धि की स्थिति है। यानी व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ नहीं कहा जाएगा जो भाई उसके पास कोई बीमारी ना हो और वो दुर्बल ना हो, तो वो स्वस्थ नहीं है। डब्ल्यूटीओ कहता है भाई जो व्यक्ति सामाजिक, मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ है वही जो है स्वस्थ है आज के टाइम में। ठीक है, तो कह सकते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति हर परिस्थितियों में अनुकूल करने और दैनिक कार्यों को उत्साहपूर्वक करने में सक्षम रहता है। ठीक है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति वो क्या करेगा भाई? जो भी दैनिक क्रियाकलाप है उनको अच्छे से करेगा, उत्साहपूर्वक करेगा। तो स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले वो शारीरिक रूप से स्वस्थ दिखेगा आपको हमेशा, शरीर मजबूत, सक्रिय और थकावट रहित होता है। ठीक है, वो हमेशा काम करने के लिए तैयार रहता है। प्रसन्नचित्त स्वभाव होगा, हमेशा खुश रहेगा, सकारात्मक और आत्मविश्वासी रहता है। प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर ज्यादा होती है, रुगाड़ुओं से लड़ने की शक्ति मजबूत होती है, यानी वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता। ऊर्जावान रहता है, जल्दी थकता नहीं है, कार्य करते समय हमेशा क्या आपको उत्साहित दिखाई देगा वो। कार्य क्षमता अधिक होती है, मुख्य कार्य के बाद भी अतिरिक्त कार्य करने की क्षमता रखता है, यानी अगर कोई काम उसको एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा तो भी वो उत्साहपूर्वक करेगा ही करेगा। ठीक है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के ये 5 जो है आप देखेंगे गुण होते हैं। स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम। तो स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और आध्यात्मिक संतुलन
की स्थिति है। ये सभी आयाम मिलकर व्यक्ति के जीवन को क्या करते हैं, संपूर्ण और अर्थपूर्ण बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो आयाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य के लिए, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, तो शरीर के सभी अंगों को सही कार्य करना और शरीर का संतुलन बनाए रखना इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या है, देखिए आप, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और स्वच्छता से शारीरिक स्वास्थ्य बनता है। तो भाई शारीरिक स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है। उदाहरण, नियमित व्यायाम करने पर व्यक्ति स्फूर्तिवान और सक्रिय रहता है। तो भाई स्वास्थ्य का सबसे पहला आयाम क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य। सोचने, समझने, निर्णय लेने और तनाव का सामना करने की क्षमता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति आत्मविश्वासी आपको दिखेगा, संतुलित दिखाई देगा और सकारात्मक सोच वाला होगा। ठीक है, तो इसलिए भाई मानसिक स्वास्थ्य होना भी जरूरी है, यानी मुश्किल परिस्थितियों में क्या, शांत और विवेकपूर्ण व्यवहार करे। ठीक है, तो ये दूसरा आयाम है स्वास्थ्य का। तीसरा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। यह व्यक्ति की आंतरिक शांति, आत्मसंतोष और नैतिक मूल्यों से जुड़ा होता है, जैसे प्रार्थना, ध्यान, सद्विचार, दूसरों के प्रति दया भाव, इसे मजबूत करते हैं। उदाहरण, अपने जीवन का उद्देश्य समझना और नैतिक जीवन जीना, इसे ही क्या कहा जाता है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहा जाता है। सामाजिक स्वास्थ्य, तो दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, समाज में सामंजस्य पूर्व रहना, सहयोग, सहानुभूति, संवाद कौशल, सामाजिक व्यवस्था को दर्शाना। तो ये सारी चीजें क्या है, सामाजिक, यानी समाज के साथ जुड़ा रहना, समाज के काम में आना, अपनी जो भी प्राथमिकता है उसको पूरा करना। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे मित्रों, परिवार और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना। तो ये क्या है, आपकी सामाजिक स्वस्थता है। स्वस्थकार और अस्वस्थकार आहार क्या होते हैं, तो देखिए स्वस्थ आहार क्या है, ऐसा आहार जिससे शरीर आवश्यक पोषक तत्व देता है और अच्छा स्वास्थ्य तथा आदर्शात्मक जो वजन है वो बनाए रखता है। यानी ऐसा आहार लेना जिससे हमारा शरीर जो है वो पोषक तत्व ले सके और हमारा जो हमारा भार है शरीर का वो भी जो है सही संतुलन में हो। उदाहरण, ताजे फल और हरी सब्जियां जो है हमारे स्वस्थ आहार का मेन स्रोत है। साबुत अनाज खाना, दालें, अंकुरित अनाज, दूध, दही, पर्याप्त मात्रा में पानी। तो लाभ क्या होगा भाई, रोगों से आपको सुरक्षा मिलेगी, ऊर्जा में वृद्धि होगी और बेहतर प्रतिरोधक क्षमता आपकी विकसित होगी। ठीक है, तो स्वस्थ कार जो आहार है वो इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए। सेकंड, अस्वस्थकार आहार क्या होते हैं, तो ये अनहेल्दी जो डाइट है वो क्या होती है, ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें वसा, फैट, चीनी और नमक की मात्रा जो अधिक होती है। तो इसका अधिक सेवन शरीर में असंक्रामक रोग जैसे मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि का जो है खतरा बढ़ाता है। यानी आप क्या कर रहे हैं भाई, अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, अस्वस्थकार आहार ले रहे हैं, तो उससे आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां आएंगी। उदाहरण, संशोधित खाद्य पदार्थ जैसे बिस्कुट, केक, पैकेट स्नैक, अचार, मीठे पेय आदि, इनसे क्या हानि होगी भाई, मोटापा ज्यादा होगा, थकान होगी, उक्त रक्तचाप होगा, हृदय रोग बढ़ेगा, पाचन संबंधी परेशानियां होंगी। तो अनहेल्दी डाइट लेंगे तो आप ये सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं, इसलिए हमेशा हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। शरीर द्रव्यमान सूचांक क्या है, तो इसे बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई कहते हैं। शरीर द्रव्यमान सूचकांक एक साधारण संकेतक है जिसका उपयोग वयस्क व्यक्तियों में यह जानने के लिए किया जाता है कि उनका वजन उनकी हाइट के अनुसार है कि नहीं। यानी एक व्यक्ति की जो हाइट होती है, ठीक है, जो हाइट है एक व्यक्ति की, उसका वजन जो है वो भी कैसा होना चाहिए, उसकी हाइट के अनुसार होना चाहिए। कम, तो इसको जब नापा जाता है इसमें कम में होता है एक एक होता है सामान्य और एक अधिक या मोटापा। तो तीन निष्कर्ष निकलते हैं इसके अंदर। जैसे बीएमआई एक संकेतक है जो वर्गीकृत करता है कि व्यक्ति कम वजन, सामान्य वजन या अधिक वजन या मोटापे की श्रेणी में है। तो तीन कैटेगरी में बांटता है वो लोगों के वजन और शरीर के जो वृद्धि होती है, ठीक है ना, हाइट होती है, उसके आधार पर। बीएमआई की गणना से शरीर में भोजन के चयापचय की दर का अनुमान लगाया जाता है कि भाई ये बताता है कि आप जो कहीं आप एक्स्ट्रा भोजन या एक्स्ट्रा आहार तो नहीं ले रहे जिससे आपकी हाइट के अनुसार आपका वजन ज्यादा हो गया हो। चयापचय शरीर में भोजन का टूटना और नए घटकों का निर्माण, दोनों प्रक्रियाओं को मिलाकर चयापचय कहा जाता है। ठीक है, तो चयापचय क्या है, शरीर में जो भी भोजन टूटता है और जो नए घटकों का निर्माण करता है, तो इन दोनों प्रक्रियाओं को मिलाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, चयापचय कहते हैं। तो इसको भी आपको समझना है। तो चयापचय की दर अगर देखें तो यह वह गति है जिससे शरीर में ऊर्जा का उपयोग और उत्पादन होता है। अधिक चयापचय दर का मतलब है कि शरीर तेजी से ऊर्जा खर्च कर रहा है। ठीक है, तो अगर ज्यादा चयापचय होगा तो इसका मतलब क्या है कि शरीर जो है वो ज्यादा तेजी से ऊर्जा खर्च कर रहा है। तो बीएमआई का आयु या लिंग से कोई संबंध नहीं होता, यह पुरुष और स्त्री दोनों पर समान रूप से लागू होता है। अनुवांशिक, जातीय और नस्लीय विभिन्नताओं के कारण बीएमआई के मान व्यक्ति से व्यक्ति में बदल सकते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिक और जाति नस्लीय के आधार पर इसमें कुछ थोड़ा बहुत आप बदलाव देख सकते हैं।
बीएमआई जितना अधिक होता है उतना ही स्वास्थ्य जोखिम जैसे हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा आदि बढ़ जाता है। तो भाई जितना बीएमआई आपका बढ़ेगा उतनी ज्यादा बीमारियों भी आपको बढ़ेंगी। जैसे मान लीजिए बीएमआई की गणना का जो सूत्र होता है वो शरीर का भार किलोग्राम में और ऊंचाई जो मीटर में इसको डिवाइड करते हैं तो निकलता है। उदाहरण, एक व्यक्ति का भार 70 किलोग्राम है और ऊंचाई 1.75 मीटर है, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 22.8 किलोग्राम आएगा। तो इसलिए उस व्यक्ति का बीएमआई जो आएगा 22.8, जो सामान्य श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इसकी श्रेणियां क्या हैं? तो ये श्रेणियां आप देखेंगे, कम भार वाला जो होता है तो आप देखेंगे 18.5 से कम जो है, और अगर देखेंगे 18.5 से 24.9 के बीच में है तो उसे हमें सामान्य भार कहते हैं। और 25 से लेके 29.9 तक है तो वो अधिक भार आता है। और 30 से लेके 34.9 तक है तो वो मोटापे की श्रेणी फर्स्ट आती है। और 35 से लेके 39.9 तक है तो वो मोटापे की श्रेणी में आती है। और 40 या उसके बराबर है तो वो मोटापा श्रेणी 3 आती है। ठीक है, तो ये जो है किसने दिया है? ये WHO का जो है ये डेटा है। इसके आधार पर जो है बीएमआई को मापा जाता है। ग्लूकोज की सहनशीलता क्या है? तो देखिए, ग्लूकोज की सहनशीलता से तात्पर्य शरीर की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह अधिक मात्रा में लिए गए ग्लूकोज को इंसुलिन के माध्यम से नियंत्रित या सामान्य स्तर पर ला सके। कई बार क्या होता है, शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो शर्करा की मात्रा उससे और ज्यादा बढ़ती है, तो इसकी वजह से उसे कंट्रोल करना पड़ता है। उसलिए क्या करना पड़ता है? इंसुलिन के द्वारा क्या किया जाता है? उसको नियंत्रित किया जाता है। तो कार्य प्रणाली क्या है? जब हम भोजन करते हैं तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज में बदल जाते हैं। यह ग्लूकोज रक्त में प्रवेश करता है जिससे ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो आपका बढ़ता जाता है। तो अनाशय से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन इस ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं में पहुंचने में मदद करता है ताकि कोशिकाएं इसे ऊर्जा के रूप में उपयोग कर सके। तो भाई जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, जो ग्लूकोज बनता है, वो शरीर की हर कोशिकाओं तक पहुंचता है ताकि हमें ऊर्जा मिल सके। इस प्रकार इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है जिससे ब्लड शुगर स्तर सामान्य हो जाता है। तो अधिक मात्रा में जब भाई हमारी कोशिकाओं के अंदर जो है वो शर्करा पहुंच जाता है, ठीक है ना, शुगर पहुंच जाती है, तो हमारे कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए क्या किया जाता है? इंसुलिन ली जाती है। और इंसुलिन क्या करती है? जो ग्लूकोज की मात्रा या शर्करा की मात्रा जो ज्यादा हो गई उसको कंट्रोल करने का काम करती है। ग्लूकोज सहनशीलता में कमी, तो जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन का निर्माण या उपयोग नहीं कर पाता तो ग्लूकोज रक्त में अधिक मात्रा में जमा होने लगता है। ठीक है, तो अगर हमारा शरीर जो है वो इंसुलिन का निर्माण या ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहा तो ग्लूकोज में आप देखेंगे भाई रक्त में जो है वो शर्करा की मात्रा ज्यादा जमा हो जाती है। तो यह स्थिति मधुमेह की ओर संकेत करती है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आपके शरीर में जो रक्त कोशिकाएं हैं उसमें शर्करा की मात्रा बढ़ गई है तो इसका मतलब क्या है? आपको मधुमेह हो गया है। तो जिन लोगों को पहले से मधुमेह है उनमें ग्लूकोज की सहनशीलता कम हो जाती है, और जिनके पास भाई जिनको पहले से बीमारी है तो उनकी जो है ग्लूकोज की सहनशीलता जो होती है और ज़्यादा कम होती है। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या है? तो यह एक चिकित्सा परीक्षण है जिससे यह पता लगाया जाता है कि शरीर ग्लूकोज को कितनी तेजी से नियंत्रित कर सकता है। तो टेस्ट के द्वारा पता किया जाता है। इस टेस्ट में व्यक्ति को निश्चित मात्रा में ग्लूकोज दिया जाता है और फिर निर्धारित समय के बाद रक्त में शर्करा की मात्रा मापी जाती है। ठीक है, तो पहले ग्लूकोज दिया जाएगा, उसके बाद मापा जाता है भाई कितनी शर्करा की जो मात्रा बढ़ी है, तो उसके आधार पर जो है तय किया जाता है कि भाई उसको इंसुलिन की जरूरत है या नहीं है। विभेदक बिंदु क्या होता है? तो विभेदक बिंदु वह अंक या मान होता है जो किसी स्वस्थ मापदंड जैसे वजन, रक्त शर्करा, कोलेस्ट्रॉल आदि के सामान्य और असमान स्तरों को अलग करता है। तो विभेदक बिंदु का मतलब क्या है भाई? कि आप अगर कोई भी एक लेवल दिया गया भाई, इस लेवल से ज्यादा अगर मात्रा मान लीजिए आपने शर्करा हो गया है तो आप बीमार हैं, तो वो एक बॉर्डर लाइन होती है, उसे बताया जाता है। या दूसरा शब्द हम कहते हैं विभेदक बिंदु वह सीमा है जिसके नीचे या ऊपर के मान सामान्य नहीं माने जाते। ठीक है, मान लीजिए भाई कि एक मान लीजिए कि भाई जो बॉर्डर लाइन है वो 8 है, अगर आपका 9 हो गया तो चीज बढ़ जाएगी, और अगर 7 हो गया तो वो चीज क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? विभेदक। यानी 8 जो है वो बॉर्डर लाइन होगा, अगर इससे ऊपर जाएगा तो समस्या है, इसके नीचे रहेगा तो ठीक है। ठीक है, तो मापदंड क्या है? तो देखिए रक्त शर्करा जो होता है वो 70 से 100 mgdl होता है। विभेदक बिंदु आप देखेंगे 126 होता है, यानी ये दिखाता है आपको मधुमेह का संकेत। जो आपका रक्त कोलेस्ट्रॉल होता है वो 150 से 200 mgdl होता है, अगर इससे कम है ठीक है तो वो विभेदक बिंदु है। और हृदय रोग का जो है जोखिम वो है क्या है? वो धीरे धीरे अब आप देखेंगे अगर इससे ऊपर गया तो बढ़ सकता है। बीएमआई क्या होता है? 18.5 से 24.9, इसके नीचे है तो वो विभेदक बिंदु है, अगर इससे ऊपर गया तो अधिक वजन या मोटापा हो सकता है। ठीक है, तो ये सामान्य मापदंड है या विभेदक आप दे सकते हैं, ये विभेदक बिंदु होते हैं। ठीक है, जो बताते हैं कि भाई अगर इस आपने कंट्रोल नहीं किया, इसके ऊपर गया तो आपको समस्याएं हो सकती हैं स्वास्थ्य से संबंधित।
तो स्वस्थता क्या है, फिटनेस क्या है, तो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और निरोगी होने की स्थिति को स्वस्थता या शारीरिक सुयोग्यता कहा जाता है। स्वस्थता का अर्थ केवल बीमारी का ना होना नहीं, बल्कि यह शरीर की शारीरिक, मानसिक और कार्यात्मक क्षमता से जुड़ा है, जिससे व्यक्ति अपने दैनिक कार्य बिना थकान के दक्षता और उत्साह के साथ कर सकता है। यानी व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य अच्छा है, फिटनेस अच्छी है, तो वो बिना थके जो भी उसकी शारीरिक गतिविधियां हैं डेली की, वो आसानी से कर लेता है। तो उसे क्या कहा जाता है, स्वस्थता कहा जाता है। व्यस्त स्वस्थता में व्यायाम के क्या लाभ हैं, यानी अगर आप व्यस्क हैं और आपको स्वस्थ रहना है तो उसके लिए व्यायाम बहुत जरूरी होता है। तो व्यस्त अवस्था में काम, तनाव और जिम्मेदारियों के कारण अधिकांश लोग नियमित व्यायाम नहीं कर पाते, लेकिन व्यायाम केवल शरीर नहीं बल्कि मन और जीवन शैली भी स्वस्थ बनाता है। तो भाई अगर आप व्यस्त हैं और उस टाइम भी आपको स्वस्थ रहना है, तो थोड़ा टाइम निकाल कर भाई एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना जरूरी है ताकि आप स्वस्थ रह सकें। ठीक है, तो व्यवस्था में भी जो है व्यायाम करना जरूरी है ताकि आप स्वस्थ रह सकें। तो लाभ, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, यानी आप व्यस्त हैं उसके बाद भी अगर आप क्या करना कोशिश करें भाई, व्यायाम करें, तो इससे आपका शरीर का जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार होगा। मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं, रक्त संचार और ऑक्सीजन की आपूर्ति जो बेहतर होती है। हृदय और श्वसन क्रिया में सुधार होता है, तो हृदय स्वस्थ रहता है, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है। ठीक है, आप कितने भी व्यस्त हों, लेकिन आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, आपके शरीर को भी स्वस्थ करेगा, आपका जो हृदय, श्वसन, ये जो समस्याएं हैं वो भी क्या होंगी, दूर होंगी। मोटापे की रोकथाम, अतिरिक्त कैलोरी खर्च होती है, वजन नियंत्रित और संतुलित रहता है। तो भाई अगर आप ज्यादा कैलोरी खर्च करेंगे तो आपका वजन भी नियंत्रित रहेगा और शरीर भी जो है वो संतुलित रहेगा। तनाव में कमी आती है, व्यायाम से एडोर्फिन हार्मोन निकलता है जो मन को प्रसन्न रखता है और आत्मविश्वास और एकाग्रता जो है वो बढ़ती है। उच्च उत्पादकता, ऊर्जा और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, थकान कम और उत्साह अधिक होगा। ठीक है, यानी आपका शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, ऊर्जा आपके अंदर ज्यादा है, तो आप काम भी जो है वो ज्यादा करेंगे। बुढ़ापे की प्रक्रिया धीमी, शरीर लंबे समय तक सक्रिय रहता है, हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों का दर्द जो है वो कम होता है। तो आपका शरीर जो होगा वो भी स्वस्थ होगा और आप जो बुढ़ापे की जो प्रक्रिया है वो धीमी होगी। व्यायाम और बीमारियां, तो नियमित व्यायाम ना केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि कई बीमारियों की रोकथाम और उपचार में भी सहायता होती है। यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और जीवन की गुणवत्ता सुधारता है। यानी अगर आप व्यायाम अच्छे से कर रहे हैं तो आपकी जीवन की जो गुणवत्ता है वो बढ़ेगी और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो कंट्रोल में हो जाएंगी। तो व्यायाम के प्रमुख लाभ क्या है, चयापचय व हृदय श्वसन व्यवस्था में सुधार होगा, यानी व्यायाम से क्या होगा भाई, आपकी जो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस है वो बेहतर होती है और शरीर की ऊर्जा उपयोग करने की क्षमता बढ़ती है, यानी आप काम जो है और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अशक्तता में कमी आती है, नियमित व्यायाम कम से कम 15 वर्ष तक शरीर को सशक्त और सक्रिय रखता है, यहाँ तक कि आलसी व्यक्ति भी जो है वो लाभ होता है। ठीक है ना, अगर आप आलसी हैं और उसके बाद भी आप व्यायाम कर रहे हैं तो इससे क्या होगा भाई, आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो बढ़ेगी और आपका जो फिटनेस लेवल है वो भी बढ़ेगा और आप और अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, और शारीरिक लाभ तो आपको होगा ही होगा। हड्डियों की मजबूती, यह हड्डियों में खनिज लवणों का घनत्व बढ़ाता है जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं और टूटने और कमजोरी का डर जो कम होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, आपकी हड्डियां जो हैं वो भी मजबूत होंगी और आप कोई भी काम करेंगे या आपको कोई चोट वगैरह होती है तो हड्डियां आपकी जो टूटती नहीं है इससे। ठीक है ना, क्योंकि हड्डियां जो होती है उस टाइम मजबूत होती हैं। दीर्घकालिक बीमारियों की रोकथाम, व्यायाम शरीर की संरचना, चयापचय और हृदय स्वास्थ्य को सुधार कर गंभीर बीमारियों जैसे हृदय रोग, मधुमेह आदि का खतरा जो है वो घटाता है। तो जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करने का काम जो है व्यायाम करते हैं। पेशियों में सशक्त और लचीलापन, व्यायाम सहनशीलता, फुर्ती और लचक बढ़ाकर जो है असक्तता कम करता है। तो भाई लचकपन आएगा, व्यायाम करेंगे आप, आपकी कार्य क्षमता ज्यादा बढ़ेगी, ऊर्जा ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और मांसपेशियां जो होंगी आपकी लचीली होंगी और आप कोई भी काम जो है आसानी से कर पाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य लाभ, तनाव, अवसाद, अनिद्रा, भूख की कमी, कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक है। तो आपकी जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी जो है व्यायाम से बढ़ता है। तो जो भी आपको तनाव है, अवसाद है, नींद नहीं आती है, तो ये सारी जो समस्याएं हैं व्यायाम जो है वो ठीक करता है। संतुलित और स्थिरता, निचले अंगों के व्यायाम से वृद्धों में गिरने का खतरा घटता है और असंतुलन बेहतर रहता है। तो भाई जो निचले अंगों में अगर आप व्यायाम करते हैं तो आपका जो शरीर है वो ज्यादा हष्टपुष्ट और तंदुरुस्त रहेगा। तो अगर आप धीरे धीरे, जब आपकी उम्र बढ़ जाती है, ठीक है, तो उम्र बढ़ने के बाद क्या होता है भाई, जो बैलेंस होता है उतना अच्छा नहीं बना पाता व्यक्ति। लेकिन क्या होगा, अगर आप शुरू से व्यायाम करते आ रहे हैं तो आपका जो अंग होंगे वो अच्छे से काम करेंगे तो आप अच्छा संतुलन बना पाएंगे। वजन नियंत्रण, यह अतिरिक्त वजन कम करने और शरीर के वांछित वजन को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो जो इससे क्या होगा भाई, अतिरिक्त वजन नहीं बढ़ेगा, जितना जरूरी है आपका वजन उतना ही रहेगा। ठीक है, तो आपका शरीर भी जो है नियंत्रित रहेगा। रक्तचाप और शर्करा नियंत्रण,
नियमित व्यायाम से आप देखेंगे ब्लड प्रेशर और जो ब्लड शुगर लेवल है वो हमेशा आपको नियंत्रित दिखाई देगा। मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि, वृद्ध व्यक्तियों में भी ऊपरी और निचले दोनों अंगों की पेशियां मजबूत होती हैं, तो एक वृद्ध व्यक्ति जो है वो भी क्या होगा भाई, सही रहेगा, ठीक है ना। तो मांसपेशियों की शक्ति में जो होगी वो वृद्धि होगी, तो वृद्ध व्यक्तियों के लिए भी तो और ज़्यादा अच्छा है भाई। क्यों अच्छा है? क्योंकि उनकी जो मांसपेशियां मजबूत होंगी तो लंबे समय तक चल फिर पाएंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे, ठीक है। तो मांसपेशियों की शक्ति में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। व्यायामों का वर्गीकरण, तो देखिए व्यायामों को तीन मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। सहन शक्ति निर्माण, वाता पेशी व्यायाम, या जैसे दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना, नृत्य आदि, ये हृदय, फेफड़े और रक्त संचार प्रणाली को मजबूत करते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा जो है शक्ति निर्माण प्रतिरोधक व्यायाम, जैसे भार उठाना हो गया, पुशअप्स होते हैं, स्केट्स आदि, ये मांसपेशियों को मजबूत और शरीर को क्या करते हैं, टोन बनाते हैं, ठीक है। थर्ड आता है संतुलन और लचक बढ़ाने वाले व्यायाम, जैसे योग, स्ट्रेचिंग, ताइची आदि, ये शरीर की लचक, संतुलन और गतिशीलता को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये व्यायामों के तीन वर्गीकरण है। तो इस आधार पर आप व्यायाम करके अपने जो है भाई हृदय, फेफड़े और उसके बाद मांसपेशियां हो गई या जो भी शरीर की लचक वगैरह है उनको कंट्रोल में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यायाम भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यायाम मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण, तो व्यायाम केवल शरीर नहीं बल्कि मन के लिए भी उतना ही आवश्यक है। तनाव मुक्ति मिलती है, यानी गहरी सांस लेना, ध्यान, योग और लयबद्ध व्यायाम मानसिक तनाव को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। यानी आप मानसिक तौर पर व्यायाम कर रहे हैं तो आपको तनाव मुक्ति मिलेगी, ठीक है ना, आपका मन लगेगा काम में, तनाव दूर होगा। रणनीतिक खेल, शतरंज, कार्ड या बोर्ड गेम्स जैसे खेल मानसिक व्यायाम हैं जो तर्कशील सोच को बढ़ावा देते हैं। तो आप गेम भी खेल सकते हैं, जैसे शतरंज, कार्ड हो गए, बोर्ड गेम्स हो गए, इससे क्या होता है आपका मानसिक जो गतिविधि होती है ज़्यादा होती है, तो आपका जो ध्यान है वो भी क्या है, बढ़ता है, और आपकी जो तर्कशील सोच है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। पहेलियां और मानसिक गतिविधियां मस्तिष्क को सक्रिय और सतर्क बनाए रखती हैं। हृदय संबंधी व्यायाम ये ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी हैं, जिससे अवसाद और चिंता जो होती है वो दूर रहती है, ठीक है। फिर आता है एंडोर्फिन हार्मोन का स्राव, व्यायाम के दौरान एंडोफॉर्मिन निकलते हैं जो शरीर की प्राकृतिक दर्द निवारक और खुशी व संतोष की अनुभूति कराते हैं, ठीक है। तो ये इन जो आपके एंडोफोनिक हार्मोन है उसको भी बढ़ाने का काम करता है, तो इससे भी आपको जो प्राकृतिक रूप से आपका शरीर जो है वो स्वस्थ दिखाई देगा आपको। खुशहाली स्वास्थ्य कल्याण, तो खुशहाली या स्वास्थ्य कल्याण का अर्थ है जीवन के सभी पहलुओं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक में संतुलन और सामंजस्य जो है वो बनाए रखना। तो इससे क्या होता है, यह एक सक्रिय और निवारक प्रक्रिया होती है जो हमें अपने शरीर और मन के कार्यों को सर्वोत्तम स्तर तक पहुंचने में मदद करती है। तो आपका मन जो होगा वो कंट्रोल में होगा, आपको जो भी काम करना है वो आप अच्छे से कर पाएंगे, आप खुश रहेंगे, ठीक है। स्वास्थ्य कल्याण हमारे लिए कैसे सहायक होता है, तो देखिए, एक पसंद स्वास्थ्य कल्याण एक सचेत निर्णय है जो व्यक्तियों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने की दिशा में ले जाता है, ठीक है। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपकी सोच भी वैसी होगी, तो आप क्या करेंगे भाई, स्वास्थ्य के उच्च स्तर तक पहुंच पाएंगे जिसकी आपको जरूरत है। जीने का तरीका बताता है, यह एक ऐसी जीवन शैली है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने और अपनी क्षमता पहचानने में सहायता करता है, ठीक है। तो आपकी जीवन शैली जो उसमें सुधार होगा, ठीक है, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे, आपकी जो कार्य करने की क्षमताएं हैं वो जो होंगी बढ़ जाएंगी। जीने का तरीका, तो यह एक ऐसी जीवन शैली है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने और अपनी क्षमता पहचानने में सहायता करता है, ठीक है। तो एक प्रक्रिया स्वास्थ्य कल्याण सकारात्मक निर्णय और व्यवहारों की निरंतर श्रृंखला, जैसे स्वास्थ्य प्रसन्नता किसकी ओर ले जाता है, कुशलता की ओर ले जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या करेगी भाई, आपको स्वस्थ करेगी, प्रसन्न करेगी, आप कुशलता से कोई भी काम कर पाएंगे। समग्र दृष्टिकोण, यह शरीर, मस्तिष्क, आत्मा तीनों को क्या करता है, एकत्रित करता है। तो इससे क्या होगा, आपका शरीर और जो आपका मस्तिष्क है और जो आत्मा है वो तीनों एकत्रित होगी, तो इससे क्या होगा, हमारे विचार, भावनाएं, कार्य सभी हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे और हम ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। स्वीकार्यता, खुशहाली का अर्थ है अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना, चाहे वे कमजोरियां हो या चुनौतियां हो, उनके साथ आगे बढ़ना। तो भाई खुशहाल आप स्वीकार करें कि आप भाई आपको क्या समस्याएं हैं, ठीक है, और उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। तो इससे क्या होगा भाई, जो भी आपकी कमजोरी है, जो भी चुनौतियां हैं, आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे और उन समस्याओं का हल निकाल पाएंगे। उच्च श्रेणी की असुयोग्यता वाले व्यक्ति के क्या गुण होते हैं, तो स्वस्थ और खुशहाली के पैमाने पर उच्च श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से क्या होते हैं, संतुलित होते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है भाई, उच्च श्रेणी के व्यक्ति हैं। तो ऐसे लोग जीवन में सकारात्मक सोच रखते हैं और स्वयं व समाज दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। यानी अगर व्यक्ति सकारात्मक है तो अपने लिए भी सोचेगा, समाज के लिए भी सोचेगा, तो सबकी भलाई के लिए वो काम कर सकता है।
उच्च श्रेणी के व्यक्तियों के प्रमुख गुण क्या होते हैं भाई? उच्च आत्मसम्मान यानी स्वयं पर विश्वास और आत्मसंतोष रहता है, वो स्वयं पर भाई विश्वास करते हैं, आत्मसंतोष रखते हैं कोई भी कार्य करने के लिए। सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, तो हर परिस्थितियों में अच्छा देखने की क्षमता होती है, यानी कोई भी परिस्थितियां हो, बेशक से विपरीत परिस्थितियां हो, वो हमेशा अच्छा सोचेगा और देखेगा और उसी पे बात करेगा। जिम्मेदार और वचनबद्ध होता है, अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना। तो ये व्यक्ति क्या होगा भाई? जिम्मेदार होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, अपन कोई भी काम इसको मिलेगा तो वो निष्ठा से पूरा करता है। हंसमुख स्वभाव होगा, जीवन को के प्रति उत्साहपूर्वक और प्रसन्न हमेशा रहेगा। दूसरों के प्रति चिंता का भाव, तो दूसरों की भावनाओं का भी वो समझता है। पर्यावरण के प्रति सम्मान रखता है, प्रकृति और परिवेश की रक्षा करना काम होता है उसका। शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रहता है, तनाव और मन दोनों से वो स्वस्थ आपको दिखाई देगा। वो हमेशा स्वस्थ जीवन शैली जिएगा, यानी संतुलित आहार लेगा, व्यायाम करेगा, स्वच्छता अपनाएगा। नशा मुक्त जीवन जीते हैं ऐसे व्यक्ति, तो नशीले पदार्थ से हमेशा दूर रहते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, कठिनाइयों से डरे बिना जो समाधान ढूंढते हैं। नई चीज सीखने का साहस होता है, तो कुछ नया करने से वो कभी झिझकते नहीं है, नई चीजों को सीखते रहते हैं। ठीक है। प्रेम और देखभाल, तो दूसरों से स्नेहपूर्ण व्यवहार करना, संचार व कौशल, अपने विचार स्पष्ट और सम्मान पूर्वक व्यक्त करना। निरंतर सीखने की क्षमता होती है, यानी अनुभवों से हमेशा वो सीखते हैं। दयालु और आभारी होते हैं, दूसरों के प्रति करुणा और कृतज्ञता का भाव रखते हैं। संतुलित व्यक्तित्व, तो भावनाओं, विचारों और कार्यों में संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इस श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं भाई? हर काम के लिए आगे रहते हैं। ठीक है ना, समाज, परिवार, व्यक्तिगत हर तौर पर जो उत्कृष्ट होते हैं और सबको समान दृष्टि से देखते हैं, लोगों के विकास के लिए काम करते हैं। ठीक है। तो स्वास्थ्य कल्याण के आयाम क्या हैं? तो स्वास्थ्य कल्याण केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, वित्तीय, व्यावसायिक, संवेगात्मक, पर्यावरण यानी सभी पहलुओं का संतुलन का नाम है। तो स्वस्थ व्यक्ति जो है भाई समाज में हर चीज से जुड़ा होता है। ठीक है, वो अगर आप देखेंगे भाई, वो चाहे बेशक से शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से समाज के लिए अच्छा देखेगा। ठीक है ना, देश के लिए अच्छा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो सबके लिए क्या रहेगा? वो संवेदनशील रहेगा, पर्यावरण को भी अच्छी तरह से मैनेज करने की बात करेगा। तो उसका जो उसकी दृष्टि होगी वो हमेशा सकारात्मक होगी और अच्छे कामों में हमेशा वो आपको जो होगा वो प्रयास करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसलिए स्वास्थ्य कल्याण जो है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो स्वास्थ्य कल्याण के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं? तो शारीरिक पहलू, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और स्वच्छ दिनचर्या से जो शरीर स्वस्थ रखना। ठीक है। स्वास्थ्य जीवन शैली वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित करती है, तो भाई शारीरिक पहलू इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य कल्याण के लिए, क्योंकि भाई अगर आप अच्छे से अपने शरीर का ध्यान देंगे, संतुलित आहार लेंगे, स्वच्छ रहेंगे, तो आप एक अच्छा जीवन जिएंगे और समाज को भी अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। सामाजिक पहलू, समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाना, दूसरे सार्थक स्थायी संबंध बनाए रखना, सहयोग, सहानुभूति, सम्मान, सामाजिक खुशहाली का आधार रखना। तो भाई वो सबके लिए क्या रहेगा? सहयोगी रहेगा, सबको क्या देखेगा? एक दृष्टि से देखेगा, सबके लिए सहानुभूति रखेगा। ठीक है, सामाजिक खुशहाली की बात करेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक तरह से स्वास्थ्य कल्याण की ही और कदम होते हैं सामाजिक पहलू में। बौद्धिक पहलू, रचनात्मक, जिज्ञासा और नए विचारों के प्रति खुलापन रखता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर आप देखेंगे भाई रचनात्मक रहेगा, जिज्ञासा पूर्ण रहेगा और नए विचारों को फैलाएगा, सीखने और सोचने की क्षमता का जो है वो विकास करता है। ठीक है, स्वस्थ कल्याण जो पहलू होता है। आध्यात्मिक पहलू भी है इसमें, तो जीवन के उद्देश्य को समझना और शांति प्राप्त करना, नैतिक मूल्य, सद्भाव और आस्था के साथ जीवन जीना, तो ये भी स्वास्थ्य कल्याण का ही आयाम है। वित्तीय पहलू, धन का संतुलित उपयोग और प्रबंधन करना, वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भविष्य के लिए योजना बनाना। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा भाई जो स्वास्थ्य कल्याण से चीजें जुड़ी हुई हैं वो यही कहती हैं भाई जो भी आर्थिक पहलू है उनको अच्छे से समझना चाहिए। उन जो भी आपके पास धन या संपदा है उसका संतुलित उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ताकि आपके आने वाले समय में वो आपको काम आ सके। तो योजनाबद्ध तरीके से चीजों को संभालना ये भी जो है जरूरी है। व्यावसायिक पहलू, तो अपने कार्य से संतोष प्राप्त करना और उसमें अर्थ महसूस करना, कार्यों के माध्यम से स्वयं को विकसित करना, तो ये भी जो है स्वास्थ्य कल्याण के अंदर ही आता है। संवेगात्मक पहलू भी होता है, तो अपनी भावनाओं को पहचानना, नियंत्रित करना, सकारात्मक रूप से व्यक्त करना, तनाव और विपरीत परिस्थितियों से संतुलित ढंग से निपटना। तो क्या होगा भाई? संवेदनात्मक पहलू होता है कि संवेदना होती है हर व्यक्ति के अंदर, वो हर चीज को समझता है, पहचानता है, कोई समस्या है तो उसको किस तरह से निकाला जाएगा, उसका हल। तो ये सारी चीजें जो है एक व्यक्ति के अंदर आती हैं अगर वो स्वस्थ है तो। पर्यावरणीय पहलू भी होते हैं इसके, प्रकृति और परिवेश के साथ सामंजस्य रखना, स्वच्छ, सुरक्षिता और टिकाऊ पर्यावरण बनाए रखने के जिम्मेदारी निभाना। तो ये भी आप देखेंगे स्वास्थ्य कल्याण के पहलू हैं कि भाई अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो आप इन सब चीजों पे और अच्छे से ध्यान दे सकते हैं।
दबाव, तनाव और तनाव से जूझना क्या होता है? तो देखिए, तनाव एक मानसिक स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति पर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दबाव बढ़ता है। तो तनाव कब होगा? जब व्यक्ति भाई हर तरफ से विफल हो रहा होगा, ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर, उस पर बाहरी दबाव भी होगा, तो वो मानसिक रूप से भी कमजोर होगा, तो उसके अंदर तनाव जो होता है वो बढ़ता है। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी तनाव का अनुभव करता है। यह मन में चलने वाला ऐसा द्वंद है जो भावनाओं के असंतुलन और कार्यक्षमता में कमी ला सकता है। ठीक है, अगर आप तनाव में हैं तो आपका मन जो होगा हमेशा किसी ना किसी द्वंद में रहेगा, किसी ना किसी समस्या में रहेगा, तो आप कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते। अपना विकास से संबंधित जो चीजें होती हैं वो रुक जाती हैं, क्योंकि लोग क्या होते हैं भाई, भावनाओं में ज्यादा बहने लग जाते हैं, गलत चीजों को ज्यादा सोचने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि भाई उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। ठीक है, और उनकी जो कार्य क्षमताएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, धीरे धीरे घटने लगती हैं। तनाव के प्रकार क्या हैं? तो अच्छा तनाव होता है, यह वह तनाव है जो व्यक्ति को प्रेरित और उत्साहित करता है। इससे प्रदर्शन, ऊर्जा और ध्यान में सुधार होता है। तो भाई तनाव कभी कभी क्या होता है, अच्छा भी होता है। अच्छा क्यों होता है कि इससे क्या होगा भाई, व्यक्ति जो होगा वो प्रेरित होता है कई बार और उत्साहित होता है। जैसे क्या भाई, आपको अच्छा करने, आप अपने क्लास में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो ये तनाव क्या है, अच्छा, ये क्या करेगा, आपको उत्साहित और प्रेरित करेगा, ताकि आप अपने प्रदर्शन में और ज्यादा ऊर्जा ला के अच्छे से उसे कर सकें। उदाहरण, परीक्षा या प्रतियोगिता से पहले मेहनत बढ़ जाना, तो ये क्या, ये एक अच्छा तनाव है। बुरा तनाव क्या होता है? यह तनाव व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उदाहरण, अत्यधिक काम, असफलता, पारिवारिक झगड़े से उत्पन्न तनाव, तो ये क्या है, ये समस्या के बिंदु हैं। ठीक है, यानी अधिक अगर बुरा तनाव है तो वो क्या करता है भाई, शारीरिक और मानसिक रूप से लोगों को कमजोर करता है और बहुत सारी बीमारियों का भी कई बार कारण बनता है। तनाव से निपटने के उपाय क्या हैं? तो भाई सकारात्मक सोच विकसित करें, हर स्थिति में अच्छा पहलू देखने की आदत डालें, नियमित व्यायाम करें, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और तनाव हार्मोन घटते हैं, योग और ध्यान दें, मन को शांत व केंद्रित बनाना, रचनात्मक कार्य करें, जैसे चित्रकला हो गया, लेखन हो गया, बागवानी हो गया, तो ये क्या करते हैं, आपके तनाव को कम करते हैं। प्रसन्न रहना सीखें, हंसी तनाव का सबसे अच्छा इलाज है, यानी हंसते रहें। दिनचर्या में बदलाव करें, समय का सही प्रबंधन तनाव घटाता है, यानी आप अच्छे से अपने कामों का सही प्रबंधन कर रहे हैं तो इससे आप तनाव जो है आपका घटता है। संगीत सुने, मन को सुकून दें और आराम मिलता है इससे। ठीक है, और पढ़ने की आदत डालें, ज्ञान बढ़ाने के लिए दृष्टिकोण जो है सकारात्मक होता है, यानी आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो आपका जो मन होगा वो शांत होगा, नई चीजें सीखेगा, तो इससे भी आपको शांति मिलेगी। ना कहना सीखें, अपनी सीमाएं पहचानें और अनावश्यक बोझ ना लें, यानी आप ये भी देखें भाई अगर वो काम नहीं कर सकते तो वो ना लें, ठीक है, उससे भी तनाव बढ़ता है। आराम करें, पर्याप्त नींद और विश्राम आवश्यक है। मित्र और परिवार से बात करें, साझा करने से मन हल्का होता है। अभिरुचियों का विकास करें, यानी अपने शौक को जो है वो समय दें। पुरानुभूति हाँ, पुरानुभूति जो है विकसित करें, यानी दूसरों की भावनाओं को समझने से जो होता है संबंध मजबूत होते हैं, तो दूसरों से बातचीत करें। गलतियों से सीखें, स्वयं को दोष ना दें, अनुभव से सुधारें। अपने व्यवहार को नियंत्रित करें, यानी क्रोध, ईर्ष्या, चिंता पर जो है हमेशा नियंत्रण रखें। ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करें, यानी अपनी भावनाओं और निर्णयों को जो है वो समझें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इससे क्या हो सकता है, आप अपने तनाव को जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। धन्यवाद।